नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 7 बजे तक के हेडलाइंस के साथ। 9/11 के बाद अमेरिका में सबसे बड़ा आतंकी हमला। फ्लोरिडा के नाइट क्लब में गोलीबारी में 50 की मौत। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा, यह अमेरिका पर आतंकी हमला, आईएस ने ली जिम्मेदारी। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर जेडीएस ने 8 विधायकों को किया निलंबित। हरियाणा में फिर से चुनाव की मांग करेगी कांग्रेस। पार्टी विधायकों के वोट रद्द करने पर चुनाव आयोग से करेगी शिकायत। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों की चुनावी रणनीति होगी तय। राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। फिल्म उड़ता पंजाब सेंसर बोर्ड से पास। 13 कट के साथ मिला ए सर्टिफिकेट। बोर्ड प्रमुख निल्हानी का पंजाब शब्द पर आपत्ति से इनकार। रियो ओलंपिक के पहले साइना नेहवाल की बड़ी कामयाबी। दूसरी बार बनी ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन। फाइनल में चीन की सून यू को दी मात। अमेरिका के ओरलैंडो के एक गे नाइट क्लब में गोलीबारी की घटना में 50 लोग मारे गए और 50 लोग जख्मी हुए हैं। अमेरिका ने इसे आतंकी घटना माना है। गोलीबारी के बाद अमेरिका में समलैंगिकों से जुड़े तमाम क्लब और संस्थाओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अमेरिका के ऑरलैंडो शहर के एक नाइट क्लब में रविवार रात जब लोग मस्ती में झूम रहे थे, उसी वक्त एक हथियारबंद हमलावर ने वहां घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर अपने शरीर से विस्फोटक से भरी हुई बेल्ट बांधे हुए था। घटना के वक्त क्लब में 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। It was kind of like it went with the beat almost until you heard just too many shots. It was just like bang, 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 bang. That's when you just know chaos is just it was in turmoil. हमले के बाद लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। अफरा तफरी के बीच पुलिस ने क्लब को घेर लिया। पुलिस के फायरिंग में जब तक हमलावर मारा गया, वो कई लोगों की जान ले चुका था। Yeah, that's we're looking probably in the range of 20, but we don't want to give you an exact figure. Like I said, multiple people transported to the hospital. Unfortunately, there are people. We're trying to clear the Pulse nightclub of all of any devices. हमले में 42 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर है। पुलिस को हमलावर के पास से कई हथियार और संदिग्ध सामग्री भी मिली है। Our SWAT officers exchanged gunfire with the suspect. The suspect is dead. He appeared to be carrying a rifle, an assault-type rifle, and a handgun, and had some type of device on him. पुलिस और FBI ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है और इसके पीछे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों के हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले शुक्रवार को एक थिएटर में एक बंदूकधारी ने गोली मारकर गायिका क्रिस्टीना ग्रीमी की हत्या कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और ओरलैंडो गे क्लब में हुई शूटिंग की अमेरिका समेत पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसे नफरत की कार्रवाई करार दिया है। हमलावर की पहचान अफगान मूल के एक अमेरिकी नागरिक के तौर पर की गई है। घटना के पीछे आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट का हाथ बताया जा रहा है। ओरलैंडो में गोलीबारी की घटना की दुनिया भर में निंदा की जा रही है। भारत समेत कई देशों ने घटना पर दुख जताया है। व्हाइट हाउस समेत तमाम सरकारी इमारतों पर ध्वज झुका दिए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने घटना को आतंकी हमला करार देते हुए इसे नफरत भरी कार्रवाई बताया है। We know enough to say that this was an act of terror and an act of hate. And as Americans, we are united in grief, in outrage, and in resolve to defend our people. What is clear is that he was a person filled with hatred. Over the coming days, we will uncover why and how this happened, and we will go wherever the facts lead us. अमेरिकी राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इसे दुखद करार दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने ट्वीट कर कहा कि ये दुखद और भयावह है।
जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के ही बर्नी सैंडर्स ने कहा है कि अमेरिका में बंदूक संस्कृति खत्म होनी चाहिए। Over 25 years ago, I believe that in this country we should not be selling automatic weapons which are designed to kill people, and we have got to do everything that we can on top of that to make sure that guns do not fall into the hands of people who should not have them, criminals or people who are mentally ill. So that struggle continues. 9 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद ये अमेरिका की सबसे बड़ी हिंसक घटना है। फ्लोरिडा के सीनेटर बिल नेल्सन ने कहा है कि आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने घटना की जिम्मेदारी ली है। You might want to know that the Islamic State's news agency has just issued a statement that says that they are responsible. That has not been confirmed. It's coming over the wires right now. पुलिस ने बंदूकधारी की पहचान अफगान मूल के 29 वर्षीय अमेरिकी नागरिक उमर मतीन के रूप में की है। हमलावर के आतंकी रिश्तों और चरमपंथी लोगों से संपर्क के बारे में पुलिस जांच कर रही है। FBI ने स्वीकार किया है कि उमर मतीन पहले भी 2 बार संदिग्ध गतिविधियों के लिए पुलिस जांच के दायरे में आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आतंकवाद को मिटाने के लिए दुनिया के सभी देशों से मिलकर कोशिश करने की जरूरत बताई है। 3 अफ्रीकी देशों की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में घाना पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने यह बात कही। घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा की तरफ से राजधानी अकारा में आयोजित भोज में प्रणब मुखर्जी ने आतंकवाद की चुनौती का सामना करने को लेकर घाना के साथ एकजुटता भी दिखाई। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि नई चुनौतियों का सामना करने के लिए विश्व समुदाय को वैश्विक शासन के ढांचे की जरूरत है। उन्होंने भारत और अफ्रीका को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं मिलने पर चिंता भी जताई। राष्ट्रपति ने कहा कि उपयुक्त मौका मिलने पर भारतीय कंपनियों को घाना में निवेश करने पर खुशी होगी। पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना की यात्रा पर जाने वाले प्रणब मुखर्जी भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। India is a victim of terrorism for over 3 decades. Shares your concern that this has become a global menace. It must be eradicated through the collective efforts of the civilized world. India stands in solidarity with you as you confront this challenge. बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की रणनीति तय होगी। साथ ही राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। इससे पहले कल पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार के कामकाज की तारीफ की और पार्टी के जनाधार बढ़ने की बात कही। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में शुरू हो गई है। बैठक का उद्घाटन करते हुए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने केंद्र की एनडीए सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी तबकों के विकास के लिए काम कर रही है और सरकार की नीतियों का फायदा आर्थिक और विदेश नीति के मोर्चे पर दिखने लगा है। 2 साल की हमारी सरकार, हम गौरव के साथ कहेंगे, भ्रष्टाचार विहीन की सरकार। नरेंद्र मोदी जी की सरकार, निर्णायक नेतृत्व, निर्णय पंगुता का अभाव, गांव और शहर के विकास के बीच संतुलन का सेतु स्थापित करने का प्रयास किया है। अगले साल उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए अमित शाह ने पार्टी में जोश भरने की कोशिश की। अमित शाह ने कहा कि देश में पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। हाल में 5 राज्यों में हुए चुनाव में पार्टी को पहले से ज्यादा वोट मिले हैं और पूर्वोत्तर राज्य असम में सरकार बनी है। जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। आसाम में हमें पूर्ण बहुमत मिला और उत्तर पूर्व का मुख्य द्वार हमारे लिए खुला है। केरल में हमने 1 सीट भी जीती और अपने सहयोगियों के साथ हमें 15% वोट मिला और बंगाल में हमें अपने साथियों के साथ 10% वोट मिला है। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में उत्तर प्रदेश चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। साथ ही पार्टी का राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। इससे पहले रविवार दोपहर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यकारिणी के समापन पर प्रधानमंत्री बैठक को संबोधित करेंगे।
इलाहाबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत केंद्र में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने और विपक्ष पर तीखे हमलों के साथ हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी का चेहरा कौन होगा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए शायद थोड़ा इंतजार और करना होगा। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, इलाहाबाद। और विशाल दहिया का रुख करते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, आज किन खास मसलों पर नजर रहने वाली है बैठक में और क्या संकेत निकलते दिखाई दिए पहले दिन? देखिए, कल मुख्य तौर पर जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रही उसमें 2 चीजें उभर कर सामने आई। एक तो जिस तरह हमने रिपोर्ट में देखा कि सरकार के जो एनडीए सरकार के जो 2 साल पूरे हुए हैं उसकी उपलब्धियों की चर्चा हुई और जैसा कि संभावित था अच्छी खासी प्रशंसा नरेंद्र मोदी सरकार की गई और उनकी उपलब्धियां गिनाई गई। लेकिन इसके साथ साथ काफी तीखे हमले किए गए विपक्षी दलों पर और ये सीधे तौर पर जो आने वाले चुनाव हैं, खासतौर पर 4 उत्तर भारत के जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों में जो आगामी महीनों में चुनाव होने हैं उनके मद्देनजर ये तीखा हमला किया गया, न केवल कांग्रेस पर बल्कि समाजवादी पार्टी पर। जिस तरह से हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हुई हैं, चाहे वो मथुरा की घटना हो या फिर कैराना की घटना हो, उन सब घटनाओं का हवाला देते हुए कहा गया कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, उसको ठीक से लागू नहीं कर पा रही है। लेकिन इसके बाद एक काफी महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन यानी कि 2 प्रस्ताव पास किए जाने हैं इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। एक प्रस्ताव जो कि इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक जो मसले हैं उनसे संबंधित होगा और दूसरा प्रस्ताव राजनीतिक मसलों से संबंधित रहेगा। तो कल देर रात एक जो आर्थिक मसलों से संबंधित जो प्रस्ताव है, जो रेजोल्यूशन है, उसे पारित कर दिया गया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से। बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है और उसमें सीधे तौर पर हवाला दिया गया है कि किस तरह से जो आर्थिक सेहत है देश की, उसमें सुधार हुआ है एनडीए सरकार के पिछले 2 साल के कार्यकाल के दौरान और उसको आगे चालू रखने की, आगे बढ़ाए रखने की भी कोशिश करने की। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, फिलहाल ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस कार्यकारिणी की बैठक पे आप नजर बनाए हुए हैं, आगे भी आपका रुख हम जरूर करेंगे ज़्यादा जानकारी के लिए। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। जनता दल सेक्युलर ने कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 8 विधायकों को निलंबित कर दिया है। उधर हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के नतीजों के खिलाफ कांग्रेस आज चुनाव आयोग में शिकायत करेगी। हरियाणा में 14 वोट खारिज होने की वजह से बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा ने जीत दर्ज की थी। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। रविवार को बेंगलुरु में जनता दल सेक्युलर की बैठक हुई। इसमें पार्टी के 8 बागी विधायकों को निलंबित करने का फैसला लिया गया। इन विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष HD देवगौड़ा ने कहा कि इस मामले में एक अनुशासन समिति बनाई गई है। We will form a disciplinary action committee. That committee will examine all their activities from last 3-4 months, and then further notices will be served on them according to the party constitution. वहीं बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में क्रॉस वोटिंग करने वाले अपने विधायक विजय बहादुर यादव को निलंबित कर दिया है। इधर हरियाणा में राज्यसभा की दोनों सीटों पर बीजेपी के बाजी मारने के बाद कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस सोमवार को इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। पेन और पेपर का बहाना बना के हमारा 13 लोगों को ये लोग अपना वोट डिस्क्वालीफाई करके भारतीय जनता पार्टी और कासदो और आरएसएस का कैंडिडेट को जिताया है। आगे लड़ाई लड़ेंगे, राजनीतिक लड़ाई भी है और इलेक्शन कमीशन में भी जाके हम लोग कंप्लेंट दर्ज करेंगे। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के समर्थन के बावजूद RK आनंद 14 वोट रद्द होने की वजह से बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा से चुनाव हार गए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री BS हुड्डा ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है। फॉरेंसिक साइंस से पता लग जाएगा कि वो पेन वही है या बदले गए हैं। अगर एक ही पेन से वो 12 वोट डली है तो इसका मतलब षड्यंत्र है भाजपा और इलेक्शन मशीनरी में। 7 राज्यों की 27 राज्यसभा सीटों के लिए शनिवार को वोटिंग हुई थी। इनमें बीजेपी को 11 सीटों पर जीत हासिल हुई है। इसके साथ राज्यसभा में एनडीए के 74
और यूपीए के 71 सांसद हो गए हैं। बाकी सीटें टीएमसी, बीजेडी, एआईएडीएमके समेत दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के पास हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने संगठन में बदलाव किया है। कांग्रेस ने 2 दिग्गज नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। गुलाम नबी आज़ाद और कमलनाथ को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में महासचिव बनाया गया है। इसके साथ ही गुलाम नबी आज़ाद को उत्तर प्रदेश का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं कमलनाथ को पंजाब और हरियाणा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश का प्रभार मधुसूदन मिस्त्री और पंजाब और हरियाणा का प्रभार शकील अहमद के पास था। खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं भी भारत के इस सफर को लेकर हम आसाम पहुंच चुके हैं और यहां पर हम बात करेंगे राभा जनजाति की। इस खास एपिसोड में हम आपको बताएंगे राभा जनजाति के जीने का अंदाज, उनके गीत संगीत के बारे में और उनके उत्सवों के बारे में। सेंसर बोर्ड की आपत्ति को लेकर विवादों में घिरी अनुराग कश्यप की फिल्म उड़ता पंजाब को सेंसर बोर्ड ने 13 कट के साथ ए सर्टिफिकेट देकर पास कर दिया है। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पैलाश निरानी ने बताया कि फिल्मों को सीबीएफसी की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए सर्टिफिकेट दिया जाता है और 9 लोगों ने देख समझकर फिल्म को पास किया है। निरानी ने उन आरोपों को भी गलत बताया जिसमें फिल्म के टाइटल से पंजाब शब्द हटवाने की बात कही गई थी। फिल्म रिलीज की तारीख 17 जून है। अब सबकी नजरें बॉम्बे हाई कोर्ट पर है जो इस मामले पर आज फैसला सुना सकती है। हमने फिल्म को पास किया गया है, ए सर्टिफिकेट में पास है। उड़ता पंजाब टाइटल जो है, जो प्रोड्यूसर क्लेम कर रहा था कि मेरा ये टाइटल गया, हमने टाइटल कभी काटा ही नहीं था। जो शब्दों का मतलब सब्जेक्ट टू जो हमने कट्स दिए हैं, उनको 13 कट्स दिए हैं और 13 कट्स के साथ जो जो उसमें शब्द आए हैं उसके अंदर वो पास हुई है। जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड 2016 यानी जेईई के नतीजे आ गए हैं। परीक्षा में जयपुर के अमन बंसल ने टॉप किया है। दूसरे स्थान पर यमुनानगर के भावेश धींगरा और तीसरे स्थान पर जयपुर के ही कुणाल गोयल रहे हैं। कोटा की रिया सिंह ने लड़कियों में पहला स्थान हासिल किया, उसे 133वां स्थान मिला है। जेईई परीक्षा में कुल 36,565 छात्रों ने क्वालिफाई किया है। इनमें 4,570 लड़कियां हैं। बिहार में गरीब छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग संस्थान सुपर 30 के 28 छात्र इस साल सफल रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एयर 1 पे आया हूँ। आखिर इतनी मेहनत करी थी, आज फाइनली सफल हो गई। फ्यूचर तो अभी आया बॉम्बे सीएस में जाना है और वहाँ पे कुछ ऐसा करना चाहूँ जिससे कुछ अच्छा इंडिया के लिए अच्छा कर सकूँ। भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा बढ़ता ही जा रहा है। चीन से आयात बढ़ रहा है लेकिन भारत चीन के बाजार तक अपनी पहुंच बनाने में नाकाम रहा है। भारत सरकार इस व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए कई उपाय कर रही है। भारत चीन के बाजार तक पहुंच बढ़ाने की कोशिश में जुटा है, लेकिन लंबे समय से दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा बढ़ता ही जा रहा है। 2015-16 में अप्रैल से जनवरी की अवधि के दौरान भारत चीन के बीच व्यापार घाटा 44.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इस अवधि में भारत का चीन को निर्यात 7.56 अरब डॉलर रहा और भारत का चीन से आयात 52.26 अरब डॉलर पर रहा। चीन के अलावा भारत का व्यापार घाटा ऑस्ट्रेलिया, इराक, ईरान जैसे 26 बड़े देशों के साथ भी है। वाणिज्य मंत्रालय ने चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे पर चिंता जताई है। India's access to market in China can be improved, whether it is to do with our pharmaceuticals, whether it is our IT companies doing better there. But the process of accessing Chinese market is rather slow. भारत चीन के बीच व्यापार घाटा बढ़ने की वजह है कि बीजिंग भारत के बाजार में कीमती इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को भेजता है,
जबकि भारत लौह अयस्क जैसे कम कीमत की वस्तुओं को निर्यात करता है। इसके अलावा भारत पेट्रोलियम उत्पाद, ज्वेलरी, अन्य कच्चे माल और मशीनरी भी चीन को भेजता है। Exports have not picked up to China on the lines expected. If you look at the profile of exports to China 5 years down the line, we were exporting iron ore, copper, cotton. The demand for these products have gone down because China has slowed down. भारत चीन के बीच संतुलित आर्थिक और कारोबारी रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए एक मध्यम अवधि का खाका तैयार किया गया है। इसलिए दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रालय ने आर्थिक और व्यापारिक सहयोग के लिए पंचवर्षीय विकास कार्यक्रम पर सितंबर 2014 में हस्ताक्षर भी किए हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और माओवादी नेता बाबूराम भट्टाराई ने रविवार को नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। बाबूराम भट्टाराई ने इस मौके पर कहा कि उनकी नई पार्टी नया शक्ति नेपाल देश को समृद्ध और विकसित बनाने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी उठाएगी। पार्टी ने भारत और चीन दोनों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की बात कही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री केपी ओली भी मौजूद थे। भट्टाराई के इस कदम को प्रचंड के नेतृत्व वाली सीपीएन माओवादी के लिए झटका माना जा रहा है। प्रचंड ने हाल ही में कुछ छोटे माओवादी समूहों से हाथ मिलाया है। बांग्लादेश में बढ़ती चरमपंथी हिंसा के खिलाफ बढ़ते विरोध के बाद 5000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले 3 दिन में देश भर से कई लोग पकड़े गए हैं। पकड़े गए लोगों में 85 आतंकी हैं। इनमें जमात इस्लामी, अंसारुल्लाह बांग्ला और जेबीएम से जुड़े कई लोग शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और धर्मनिरपेक्ष नागरिकों की हत्या के कई मामले सामने आए हैं। इन हत्याओं के विरोध में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और अब बात खेल की दुनिया की, जहां से अच्छी खबर है। और बैडमिंटन की दुनिया की अगर बात करें तो रियो ओलंपिक के पहले भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। साइना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज जीतकर साल का पहला खिताब जीता है। साइना ने फाइनल में चीन की सुन यू को हराया। साइना ने यह मुकाबला 11-21, 21-14, 21-19 से जीता है। पहले गेम में साइना को 11-21 से हार मिली, लेकिन जबरदस्त वापसी करते हुए दूसरा गेम 21-14 और तीसरा गेम 21-19 से जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया। इससे पहले शनिवार को साइना नेहवाल ने दुनिया की दूसरे नंबर की चीनी खिलाड़ी यांग वांग को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। साइना 2014 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइना नेहवाल को खिताब जीतने पर बधाई दी है। भारतीय बैडमिंटन संघ ने इस कामयाबी पर साइना को 10 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। The champion once more regains the title. वहीं हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के मकसद से तीसरे मुकाबले में उतरेगा। भारत के सामने आज बेल्जियम की चुनौती होगी। एक ड्रॉ और एक जीत के साथ भारतीय खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं। जर्मनी के खिलाफ हुए पहले मुकाबले में 3-3 से ड्रॉ रहने और ब्रिटेन के खिलाफ हुए मैच में 2-1 से जीत हासिल करने के बाद भारत अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों के 4 अंक हैं, लेकिन मौजूदा विजेता ऑस्ट्रेलिया की टीम गोल के अंतर से आगे है। भारतीय टीम मजबूत मिडफील्डर मनप्रीत सिंह, धर्मवीर सिंह, दानिश मुत्सबा और चिंगलेसाना सिंह के साथ अच्छी फॉर्म में है। वहीं बेल्जियम को अपने पहले मुकाबले में दक्षिण कोरिया से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा और जर्मनी के खिलाफ दूसरा मुकाबला 4-4 से ड्रॉ रहा। वहीं अगर क्रिकेट की बात करें तो हरारे में भारत जिम्बाब्वे के बीच दूसरा वनडे खेला जाएगा। टीम इंडिया दूसरे मैच में जीत के साथ ही सीरीज पर कब्जा करने के मकसद से खेलेगी। 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हराया था। इसमें पहला वनडे खेल रहे सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल ने शानदार शतक लगाया था। इस तरह से अपने पहले ही वनडे मैच में शतक जमाने वाले लोकेश राहुल भारत के पहले बल्लेबाज बन गए थे। लेकिन इस जीत के असली हीरो रहे भारत के तेज गेंदबाज, जिन्होंने पहले मैच में जिम्बाब्वे के 8 विकेट चटकाए और टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी के फैसले को सही ठहराया। जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट तो
वरिंदर सुरा और धावल कुलकर्णी ने 2-2 विकेट लेकर भारत की जीत की नींव रख दी। और अब बात खास शख्सियत की। दिलकश आवाज से हर गजल प्रेमी के दिल में पनाह लेने वाले मेहदी हसन साहब की आज पुण्यतिथि है। 18 जुलाई 1927 में राजस्थान के लूना में मेहदी साहब का जन्म हुआ। मुश्किल दौर में उन्होंने गायकी का सफर शुरू किया और जल्द ही लोगों को अपना मुरीद बना लिया। आइए याद करते हैं मेहदी हसन साहब को उनकी पुण्यतिथि पर। मखमली आवाज और उसमें ताजगी का एहसास मेहदी हसन साहब की खूबी रही। हसन साहब को शहंशाह गजल यूं ही नहीं कहा जाता। इसके पीछे छिपी है उनकी बरसों की मेहनत और गजल से उनका लगाव। पाकिस्तान से निकले उनकी सुर जल्द ही पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। 1962 में आई फिल्म ससुराल के लिए उन्होंने जिसने मेरे दिल को दर्द दिया गीत गाया। लेकिन फिल्म फिरंगी में गाई उनकी गजल गुलों में रंग भरे की आज भी कोई मिसाल नहीं है। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले जिंदगी। मेहदी साहब की जिन मशहूर गजलों ने लोगों को अपना दीवाना बनाया, उनमें जिंदगी एक सफर है, अर्ज़े नियाज और होशे हस्ती शामिल हैं, जो आज भी गजल प्रेमियों के दिलों पर छाई हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने रफ्ता रफ्ता और शोला था जल बुझा हूँ जैसी बेहतरीन गजलों को अपनी आवाज दी। मैं कब का जाऊंगा सदाएं मुझे दो। फेफड़ों की गंभीर बीमारी से लंबे वक्त तक जूझने के बाद 13 जून 2012 को मेहदी हसन साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। मेरे पिंदारे मोहब्बत का ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आखिर में हेडलाइंस। नाइन 11 के बाद अमेरिका में सबसे बड़ा आतंकी हमला। फ्लोरिडा के नाइट क्लब में गोलीबारी में 50 की मौत। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा, यह अमेरिका पर आतंकी हमला, आईएस ने ली जिम्मेदारी। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर जेडीएस ने 8 विधायकों को किया निलंबित। हरियाणा में फिर से चुनाव की मांग करेगी कांग्रेस। पार्टी विधायकों के वोट रद्द करने पर चुनाव आयोग से होगी शिकायत। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों की चुनावी रणनीति होगी तय। राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। फिल्म उड़ता पंजाब सेंसर बोर्ड से पास। 13 कट के साथ मिला ए सर्टिफिकेट। बोर्ड प्रमुख निल्हानी का पंजाब शब्द पर आपत्ति से इनकार। रियो ओलंपिक के पहले साइना नेहवाल की बड़ी कामयाबी। दूसरी बार बनी ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन। फाइनल में चीन की सुन यू को दी मात। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मीडिया मंथन।